जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी को मेरा राम राम। और भैया दूज का त्यौहार है, कुल मिलाकर के दीपोत्सव का जो 5 दिन का त्यौहार है उसको आप लोग बड़े संजीदगी से, बड़ी गंभीरता के साथ में और बड़ी हंसी खुशी के साथ में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पिछले 3-4 दिन से लगातार जो है खबरों की अपडेट भी आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन मजबूरी ये है साहब कि ये त्यौहार ऐसा है जिसमें हम सब मिल कर के सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार के साथ में, और व्यस्तताएं थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। आप लोग भी अपने परिवार के साथ में व्यस्त रहे, मैं भी अपने परिवार के साथ में अपने कामों में व्यस्त रहा। लखन जी बिल्कुल राम राम आपको भी। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की थी कि गंगापुर सिटी या उसके आसपास की जितनी भी खबरें हैं या अपडेट हैं वो आपको दिखाते रहें। जो भी घटनाक्रम इन 3-4 दिनों में हुआ है, जी न्यूज़ पोर्टल ने ये कोशिश की है कि आपको वो लाइव हम दिखाएं, और हमने दिखाई भी है। चाहे गोवर्धन पूजा की आप बात कर लें, कहीं अन्नकूट का वितरण हुआ है तो वो भी हमने दिखाया है। छोटी उदयी में एक घटनाक्रम जो हुआ था वो भी हमने आपको लाइव दिखाया है। चेन स्नैचिंग की जो आज घटना हुई थी गंगापुर सिटी में, उसको भी हमने आपको लाइव दिखाया है। कुल मिलाकर के अपने कामों को छोड़ करके भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो भी अपना योगदान हो सकता है वो दिया है, और जी न्यूज़ पोर्टल ने आपको लाइव ज़रूर दिखाई है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं आपका भी ये जो त्यौहार है ना, 5 दिन का दीपोत्सव है, वो अच्छा रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने भी नोट की है दोस्तों कि पिछले साल की तुलना में इस साल लोगों ने अच्छा सेलिब्रेट किया है, अच्छे उत्साह के साथ में, अच्छे मानसिकता के साथ में। पिछली बार तो आपको पता है कोरोना पहली सिचुएशन आई थी, फर्स्ट लहर आई थी और लोग भी थोड़े से डरे हुए थे। आतिशबाजी पर भी बैन लगा हुआ था और लोगों ने बहुत डर करके और बहुत अलग मानसिकता के साथ में पिछली बार दीपोत्सव मनाया था। इस बार क्या है कि एक तो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार का कि चलो साहब जैसे तैसे करके आपने और आतिशबाजी की इजाज़त दे दी, तो एक से एक तो उससे थोड़ा सा मज़ा आ गया। और दूसरी बात ये है कि कोरोना की जो सिचुएशन है, डोज लगने की वजह से भी या कैसे भी करके अब लोग थोड़े से फ्रीली महसूस कर रहे हैं, आज़ाद महसूस कर रहे हैं, तो उस वजह से भी लोगों ने अच्छे खासे तरीके से इस त्यौहार को इस बार में सेलिब्रेट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने दीपोत्सव को बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, कर रहे हैं अभी भी, आज भी पटाखे खूब चल रहे हैं। कल गोवर्धन के दिन भी जम करके आतिशबाजी हुई है, और दीपावली के दिन भी लोगों ने एक दूसरे से रामा शामा की है, लोगों को एक दूसरे को बधाइयाँ दी हैं, रिश्तेदारों से दोस्तों से मुलाकात की और सबके साथ मिलजुल करके और इस त्यौहार को मनाया है लोगों ने। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं खबरों की, तो फटाफट आप तो शेयर करिए, ठीक है ना। और लोग सलमान जी आपको भी नमस्कार सर, बहुत बहुत। और रवि राजौरा सर, कल आपसे मिलना चाह रहे थे हम रवि जी, मैं लाइव में भी कह रहा था, परसों भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे मिलना है रवि जी से, क्योंकि रवि राजौरा एक ऐसे दर्शक हैं सर, पिछले 1.5 साल में मैंने जो निकाला है ना, उनमें एक ये ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने ऐसी कोई खबर नहीं है जी न्यूज़ पोर्टल की जिसको शेयर ना किया हो। बिल्कुल मैं खुल के कह रहा हूँ और पूरे भरोसे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, रवि राजौरा इकलौते ऐसे दर्शक हैं सर जिन्होंने जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर को शेयर किया है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, दिन में चली हो कभी भी चली हो सर। बिल्कुल ऐसे नियमित दर्शक हैं हमारे रवि राजौरा जिन्होंने हर खबर को शेयर किया है। और मेरी बहुत दिली इच्छा थी इनसे मिलने की परसों, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। रवि जी कह रहे हैं सर हल्की सर्दी शुरू हो गई है, गर्म कोट पहन करके आया करिए। बिल्कुल सर, शुरू करेंगे। अभी उतनी खास सर्दी है नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शरीर है ना हमारा, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं सर, इसको जैसे चाहे ना वैसा ढाल सकते हैं हम, तो ऐसा नहीं है। और मैं प्रकृति के बहुत करीब रहने वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ जो है ना वो अच्छा ही मिलता है। चलिए तो अब बात करते हैं खबरों की। इन दिनों चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, और T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत हुई भारत की बहुत ख़राब तरीके से सर। अफ़गानिस्तान को ज़रूर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हराया, लेकिन अब परेशानी ये है कि क्या भारत सुपर में शामिल हो पाएगा, क्या भारत अगले राउंड में पहुंच पाएगा। अब इसकी संभावनाओं को लेकर के भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। कल स्कॉटलैंड को भी शानदार तरीके से हराया और रन औसत जो है वो भी प्लस में हो गई, लेकिन क्या भारत वहां पहुंच पाएगा?
अब इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, कल न्यूजीलैंड का मुकाबला है अफगानिस्तान से। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो संभावनाएं भारत की बनती हैं, और अगर न्यूजीलैंड नहीं हारता और जीत जाता है तो भारत को बोरिया बिस्तर बांध करके अपने घर, अपने स्वदेश वापस लौटना पड़ेगा। आगाज अच्छा नहीं था तो फिर अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत का जो रास्ता है वो मुश्किल ज़रूर है, और कई बार ऐसा हुआ है जब भारत इस दौर से गुजरा है सर। शुरुआत के मैच अगर आप जीत लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुल मिलाकर के भारत की जो किस्मत है ना, अब वो दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर न्यूजीलैंड हारता है तो भारत आगे पहुंचेगा, न्यूजीलैंड नहीं हारता है तो भारत को वापस अपने घर लौटना पड़ेगा, और T20 वर्ल्ड कप में उसका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो चल रहा है T20 वर्ल्ड कप में। चलिए दुआएं कर सकते हैं, और तो इसके अलावा कर क्या सकते हैं कि साहब अफगानिस्तान जैसे तैसे करके न्यूजीलैंड को हरा दे। और वैसे मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। अफगानिस्तान की टीम जिस फॉर्म में इस वक्त चल रही है, न्यूजीलैंड को हरा भी सकती है। बैटिंग लाइन उतनी मजबूत न्यूजीलैंड की नहीं है, वो 2 या 3 खिलाड़ियों पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और स्पेशली विलियमसन पर। तो अगर अफगानिस्तान कोशिश करेगा तो न्यूजीलैंड को हराने की दमखम अफगानिस्तान रखता है। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो एक शानदार टीम है सर, अनुभवी टीम है, उसको हरा पाना अफगानिस्तान के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। तो भारत के जो रास्ते हैं, वो जो खिड़की है ना भारत की, वो डिपेंड करती है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच पर। तो T20 वर्ल्ड कप पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, और इन दिनों जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें अच्छा खासा लोगों का मनोरंजन हो भी रहा है, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप का लुत्फ़ भी लोग उठा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। ये तो केंद्र की खबर थी, और देश लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की खबर थी। देश के लेवल पर सबसे अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और एक्साइज ड्यूटी कम करने का फ़ायदा ये हुआ कि 5 रुपये पेट्रोल पर और 10 रुपये डीजल पर कम हो गए। राजस्थान की अगर बात करूँ तो 6 रुपये से ज़्यादा का इजाफा जो हुआ है वो तो हुआ है पेट्रोल पर, और 12 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है डीजल पर। यानी वो राहत लोगों को ज़रूर मिली है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या राज्य सरकार वेट कम करेगी। भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं उनमें 7 रुपये वेट कम किया है राज्य सरकारों ने। उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, इनमें सब में, असम हो, इनमें सब में 7-7 रुपये का वेट राज्य सरकारों ने घटाया है, और इसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिला है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है CM गहलोत, उन्होंने तो साहब जो है ट्वीट करके आज ये कहा कि केंद्र सरकार को और भी एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए थी। तो हम तो यही कहेंगे मौजूदा राज्य सरकार से कि सर अब आप थोड़ा सा संवेदनशीलता आप भी दिखा दीजिए। बहुत पैसा कमाया, बहुत राजस्व इकट्ठा किया है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पेट्रोलियम पदार्थों से। अब आपकी थोड़ी सी बारी है, थोड़ा सा सहयोग आप भी कर देंगे ना, तो जनता की जेब जो है ना उस पर अब जो वजन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दीपावली पर अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है सर। हालांकि मैं आपको बताऊं, व्यापारिक गतिविधियां अच्छी हुई हैं, व्यापार में बहुत अच्छा बूस्ट हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में और कपड़ा सेक्टर में अच्छी खासा व्यापार चला है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की परचेजिंग क्षमता जो है वो तो कम हुई है। इन 2 सालों में अर्थव्यवस्था का ये सबसे बड़ा बात है कि परचेजिंग क्षमता जो है लोगों की वो कम हुई है। सरकार थोड़ी बहुत राहत देती है तो लोगों को राहत मिलती ज़रूर है। खाद्य तेलों की अगर हम बात कर लें, देखिए खाद्य तेलों में चाहे पाम ऑयल हो या किसी प्रकार का हो, उनमें वाकई में बहुत महंगाई है। लेकिन पिछले 2 दिन में या 3 दिन में खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट आई है। बिल्कुल 7 रुपये से लेकर के और 20 रुपये तक की गिरावट खाद्य तेलों में दर्ज की गई है। जो खाद्य तेल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सद्दाम भाई कह रहे हैं आप पत्रकारिता की जगह बीजेपी ज्वाइन कर लो। सद्दाम भाई आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है वो मेरा फैसला होगा, जनता या आप लोग फैसला नहीं करेंगे। बाकी पत्रकारिता मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए करता हूँ और गंगापुर सिटी की आम जनता के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। मुझे बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं है, मगर सच को सच कहना ये मेरी आदत है, और अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं
तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता सर, लेकिन सच सुनना तो पड़ेगा। और जो मौजूदा सरकार है जवाबदेही उसी की बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, मेरा चैनल जो है ना वो कोई नेशनल लेवल का या बड़े नंबर का चैनल नहीं है सर, कि मैं केंद्र सरकार की बातें करूं या इंटरनेशनल लेवल की बातें करूं। मैं राज्य सरकार की बातें करता हूं, मैं जिला लेवल की बातें करता हूं, मैं भरतपुर संभाग की बातें करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अपने क्षेत्र को सुधार लेंगे तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। देश में क्या सुधरता है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या सुधरता है, वो सरकारें जाने, उनका काम है। मगर हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करूंगा, अपने क्षेत्र के लिए काम करूंगा, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ सुधार हो जाएगा सर। आप लोग हमेशा कहते हैं, कई बार कमेंट आते हैं मेरे पास में, सर आप केंद्र सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलते। मैं क्यों नहीं बोलता और क्यों बोलूँ? मुझे नहीं बोलना केंद्र सरकार के बारे में। बड़े बड़े नेशनल चैनल बैठे हैं सर केंद्र सरकार के बारे में बोलने के लिए। मुझे तो अपने लोगों की बातें करनी है, मुझे तो अपने राज्य की, अपने ज़िले की, अपने संभाग के लोगों की बातें करनी है। कितनी योजनाएं चल रही हैं, कितनी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, मेरे यहाँ सड़कें ठीक है या नहीं है, बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, ये बातें मुझे करनी है। मुझे अपने क्षेत्र की बातें करनी है सर। तो वो चीज़ है, आप लोगों को अपनी थॉट ऑफ परसेप्शन बदलनी पड़ेगी, आप लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। तो वो चीज़ है, आप उसी चीज़ में, उसी जरिए से आप इस चैनल को देखेंगे ना सर, तो आपको मज़ा आएगा। हम आपके मुद्दे उठाते हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे थोड़ी उठाते हैं। हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना सर उससे। मेरे राजस्थान में क्या हो रहा है, मेरे सवाई माधोपुर ज़िले में क्या हो रहा है, मेरे गांव और ढाणियों में क्या हो रहा है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें सर। तो कुल मिलाकर के ये खाद्य तेलों में भी कमी आई है कीमतों में, और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी आई है। राज्य सरकार से भी हमारा यही है कि सर प्लीज़ आप भी जितना हो सके लोगों को राहत देने का प्रयास ज़रूर करें। बैट सबसे ज़्यादा राजस्थान में, बिल्कुल 36 रुपये बैट ले रहे हैं सर आप। तो अगर हम बार बार आपको इस बात को कह रहे हैं तो हम गुनाह नहीं कर रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा बैट ले रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा राहत भी दे सकते हैं हमको, तो बहुत राहत लोगों को मिलेगी। तो ये केंद्र की और बड़े लेवल की खबरें थी। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार के स्तर पर क्या बड़ी खबरें हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का शहीद स्मारक पर जो धरना है ना सर, वो अभी भी जारी है। और युवा बेरोजगारों की जो काली दिवाली है, वो दीपावली की जो दीपावली है वो वही मनी है। शहीद स्मारक पर भी सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। चाहे मदरसा पैरा टीचर्स हो, बेरोजगार हों, बहुत सारे शिक्षक संघ हों, पंचायत सहायक हों, ये सब धरना देकर के अभी भी शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, मगर सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अभी तक कोई बयान इनको लेकर के जारी नहीं किया है। अब इसे आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं केंद्र से पूछूं, किससे पूछूं बताइए? शायद भाई पेट्रोल की एक्चुअल जो कीमत है ना वो 48 रुपये है। एक्चुअल कीमत पेट्रोल की 48 रुपये है। इतने सारे टैक्सेस लादे गए हैं सर, डीलरों के कमीशन, राज्य सरकार का वेट है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, ट्रांसपोर्टेशन है। इनको लेकर के मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी कीमत बढ़ गई है कि मत पूछो आप। आम आदमी की कमर टूट रही है, मगर कहें तो किससे कहें, ये कंडीशन है। तो बेरोजगारों का जो धरना है वो अभी भी चल रहा है। राज्य सरकार से हमारा निवेदन है सर प्लीज़, सबको बहुत कुछ बंदरबांट आपने दी है, इन लोगों की भी सुनिए और एक निश्चित आश्वासन दीजिए। और आश्वासन भी मत दीजिए सिर्फ, आश्वासन तो आप बहुत लंबे टाइम से देते आ रहे हैं। अभी भी एक नई घोषणा आपने करी है कि बहुत जल्दी शिक्षा विभाग में 31,000 भर्तियाँ और होने वाली हैं, और रीट के जो विद्यार्थी हैं उनको उसमें मौका मिलने वाला है। करिए आप, लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये जो आपके कार्य हैं, ये इन फील्ड एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए। बेरोजगारों के साथ में, युवाओं के साथ में आप बार बार एक गंदा मजाक कर देते हैं सर। एसओजी की जांच चल रही है और रीट का जो रिजल्ट है वो आपने जारी कर दिया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि राज्य का शिक्षा मंत्री 3 दिन पहले, हमने चलाई थी वो खबर, 3 दिन पहले 4 दिन पहले आकर के ये कह रहा है कि साहब अगले महीने तक विभाग जो है पूरा रिजल्ट तैयार कर लेगा और हम रिजल्ट की घोषणा कर देंगे। 4 दिन पहले राज्य का शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहा है और 4 दिन बाद ही रिजल्ट घोषित हो जाता है अचानक।
आप मुझे बताइए, फाइनल आंसर की जो है वो आपने जारी कहाँ की है, कब की है? आपने 5 दिन 10 दिन पहले ही तो आपत्तियां मांगी थी कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करवाएं, उसके बाद में हम इनका एनालिसिस करेंगे। आपत्तियां आपके पास पूरी पहुंची नहीं, उससे पहले तो आपने रिजल्ट घोषित कर दिया। तो फिर शक ना करें हम आप पर कि किस तरीके से, किस दबाव में आकर के, और ऐसी क्या महत्वाकांक्षा थी आपकी कि आपने रीट का रिजल्ट जारी कर दिया। बहुत सारे सवाल उठेंगे सर। 150 में से 151 नंबर आए हैं, मार्कशीट है ना, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है वो। क्यों मजाक बना रहे हैं आप? क्यों युवाओं के साथ इस तरह का आप धोखा कर रहे हैं? एग्जाम लीजिए, भर्तियां कीजिए, नियुक्तियां दीजिए इनको, बिल्कुल अच्छी बात है। साल से तो आप मंत्रिमंडल का विस्तार टालते आ रहे हैं, वो आप पे काम नहीं हुआ। 24 महीने सरकार और बची है आपकी। सारे डिपार्टमेंट गहलोत जी खुद लेकर के बैठे हैं। जिन मंत्रियों को आपने हटाया था उनके डिपार्टमेंट भी अब उन्हीं के पास है। तो इन चीजों को करने की आवश्यकता है, शिद्दत के साथ में करने की आवश्यकता है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते, मगर सच्चाई जो है ना वो जनता को नजर आती है। आप सिर्फ खबरें वो बना रहे हैं, आप सिर्फ वो चीजें लोगों को दिखा रहे हैं जो है ही नहीं है। धरातल पर कुछ और नजर आता है और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और रहती है। तो फिर लोगों को शक शुबा तो होता है ना साहब। तो वो चीज़ें, युवाओं का धरना अभी भी जारी है और उनकी काली दिवाली वहीं मनी है साहब, शहीद स्मारक पर। अलग अलग संगठनों ने अभी भी वहाँ धरना जारी कर रखा है, उनके परिजन भी वहाँ धरनों में शामिल हैं। और सरकार के किसी नुमाइंदे का अभी तक कोई बयान इस मामले में नहीं आया है। दूसरा, अब मैं आपको बताऊं कि खाद्य तेलों की जो कीमत है उनमें गिरावट आ रही है और उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों में भी सुधार होगा। पंचायत सहायक जो हैं उनका भी धरना जारी है और वो आर पार लड़ाई के मूड में है। उन्होंने ये कहा कि जब दीपावली यहाँ मनी है तो अब होली भी यहीं मनेगी। बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया, जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं किया जाता और जो वादे हमसे किए थे राज्य सरकार ने, जब तक वो पूरे नहीं किए जाते, धरना स्थल से हम नहीं हटेंगे। क्या करें, मजबूरी है उनकी, क्योंकि आपने वादा किया था सर। आपका चुनाव घोषणा पत्र तो आपको याद है ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैंने 75% वादे पूरे कर दिए साहब। चुनाव घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं थी वो हमने पूरी कर दी। कहानी कुछ और है। तो बिल्कुल पंचायत सहायकों ने भी ये कह दिया है। 17 नवंबर को होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में T20 का मैच जयपुर के SMS स्टेडियम में। इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दर्शक आएंगे या नहीं आएंगे, दर्शकों की एंट्री को लेकर के क्या रहेगा, इसका फैसला अभी राज्य सरकार को करना है। उम्मीद ही कर रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार तक सरकार इसको लेकर के फैसला कर लेगी कि कितनी दर्शकों की क्षमता रहेगी और किस तरीके से वहाँ दर्शकों की एंट्री होगी भारत और न्यूजीलैंड का T20 का मैच देखने के लिए। बहुत लंबे समय बाद में राजस्थान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो वो है। और राजस्थान सरकार का अब लगभग 24 माह का कार्यकाल शेष बचा है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अभी भी टाला जा रहा है। लंबे टाइम हो गया सर, तो उम्मीद ये कर रहे हैं जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। और अभी अंदर से सूत्रों से खबर ये आई है कि शायद नवंबर इसी महीने में या फिर दिसंबर में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और नई राजनीतिक नियुक्तियां मिल जाएंगी। चलिए, शेयरिंग कम चल रही है। हाँ, जब आप लोग शेयरिंग नहीं करते ना तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, तो शेयर करिए और लोगों को जोड़ा करें सर। आप, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दूर दराज में बैठा कोई भी व्यक्ति है ना जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस तक हमारी खबरें, हमारी यहाँ की अपडेट पहुँचनी चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, कल मेरे पास में 4 कॉल आए और 4 कॉल कहाँ से आए? गुजरात से हकीमुद्दीन जी ने मुझे कॉल किया था। गंगापुर सिटी के ही रहने वाले हैं, वो वहाँ जॉब करते हैं। कल उन्होंने हमें शुभकामनाएं भी दी दीपावली की और वो नियमित दर्शक है हमारे चैनल के। बोले सर गंगापुर की एक एक अपडेट हमारे क्षेत्र की हमको मिल जाती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम गंगापुर से दूर हैं। एक मुझे जो फ़ोन आया था वो आया था ओमान से, अरब कंट्री से, वहाँ से आया था। हमारे मलारना के कोई दर्शक है जो वहाँ रहते हैं और जॉब करते हैं, उन्होंने शुभकामना संदेश दिया था। एक फ़ोन मुझे आया था कैलिफोर्निया से,
और वो भी हमारे यहीं के रहने भरतपुर के हैं वो दर्शक जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल किया है। तो कुल मिलाकर के दूर दराज में जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उन तक भी हमारी खबरें तब पहुँचती है जब हम शेयर करते हैं। अधिकारियों को शेयर करें, प्रशासनिक ग्रुप हैं उनमें शेयर करें आप खबरों को, तभी तो हलचल पैदा होगी ना सर। आप चाहते हैं इम्पैक्ट भी हो खबरों का, इम्पैक्ट तो तभी होगा ना जब अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को ये पता चलेगा कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं, जनता हमसे क्या चाहती है, जनता की उम्मीदें क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं, क्या धरातल पर कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो शेयर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है सर। आप खबरों को शेयर करते हैं, उसका मतलब ये है हमें ताकत मिलती है और आपके काम होते हैं, सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक आपकी बातें पहुंचती हैं। शेयर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही होता है, पहुंचाया करें आप। चलिए अब बात करते हैं करौली ज़िले की, ठीक है। करौली ज़िले में भी धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव और लोगों ने जमकर ख़रीदारी की, जमकर आतिशबाजी की। प्रशासन ने हर चीज़ पर निगाहें बना करके रखी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ खबरें आई हैं। हिंडौन सिटी के महू कस्बे की पुलिया पर 2 मोटरसाइकिलों में आज आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये महू से खबर थी। हिंडौन पुलिस ने वाहन चोरी को लेकर के, क्योंकि एसपी साहब ने बिल्कुल लगातार इस समय अभियान चला रखा है मृदुल जी ने, और उसी अभियान के तहत लगातार देखिए नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसी की कार्रवाई करते हुए हिंडौन पुलिस ने शातिर वाहन चोर वीरेंद्र पुत्र बुधराम गुजर निवासी खेड़ा जमालपुर, उसको एक मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक युवक है रोहितास जाटव, उसको भी पुलिस ने एक बाइक के साथ में गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने एक अभियान चला रखा है और वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं ये रुक भी नहीं रही सर, मगर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है इनके खिलाफ। सपोट्रा से एक खबर आई कल, एक हलवाई के यहाँ बड़े कड़ाहे में एक दूध जो खोल रहा था उसमें एक बच्चा गिर गया सर, और वो गंभीर रूप से झुलस गया। सपोट्रा में उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद में उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं उसका इलाज चल रहा होगा और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वापस अपने घर लौटे। तो इस तरह की घटनाएं भी कई जगह से आई हैं सुनने को, कोई आतिशबाजी करने के दौरान झुलस गया या बिजली के करंट के दौरान उसके साथ कोई हादसा हुआ किसी व्यक्ति के साथ में, तो ये घटनाएं आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सेफ्टी के साथ लोगों ने ये त्यौहार सेलिब्रेट किया है। तो ये खबरें थी करौली से। और नांदोती से भी लगातार खबरें आ रही हैं। अब वहाँ जो थाना अधिकारी थे बीर सिंह जी, उनको हिंडौन लगा दिया गया है। नांदोती में अभी कोई थाना अधिकारी नियुक्त नहीं किया है, तो जबकि नांदोती में शानदार काम करा था बीर सिंह जी ने, लेकिन ठीक है वो भी एक राजनीति का शिकार हो गए और चले गए हिंडौन। उन्होंने खुद ने स्वेच्छा से ये कह दिया कि साहब अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा उतने कम्फर्ट तरीके से, तो उनको हिंडौन लगा दिया गया है। लेकिन 1.5-2 साल का जितना भी उनका कार्यकाल था नांदोती में वो शानदार रहा सर। नांदोती में बीर सिंह जी ने बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन अब वो पद खाली चल रहा है। देखते हैं जल्द से जल्द किसकी नियुक्ति वहाँ पर होती है। अब करते हैं सवाई माधोपुर की बातें। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं और जो आपका जानना ज़रूरी है। तो एक तो भाई बहन के रिश्ते के बीच में आज थोड़ी सी दरार पैदा हुई। कब हुई कि आज भाई दूज का त्यौहार है और जेलों में बंद कैदियों को उनकी बहनें तिलक करना चाहती थी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अभी भी इनको इजाज़त नहीं मिली है। रक्षाबंधन का भी आपको पता होगा, रक्षाबंधन में जो रक्षा सूत्र बांधने का है वो भी नहीं हो पाया था और अभी भी सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। तो बहनों की अपने भाइयों से मुलाकात जेलों में जो हैं उनसे नहीं हो पाई है। ये ज़रूर आज ज़िले से क्या पूरे राज्य से यही खबर है। और सांसद जौनपुरिया टोंक और सवाई माधोपुर के जो सांसद है सुखवीर सिंह जौनपुरिया, वो थोड़ा सा अलग हटके काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कल सुबह निकले और पूरे वजीरपुर क्षेत्र का, क्योंकि लोगों की बड़ी मैसेज आ रहे थे, मैं भी कई बार इस सवाल को उनसे पूछ चुका था कि साहब सवाई माधोपुर पे, टोंक पे, चलो गंगापुर सिटी पे भी कई बार आपने मेहरबानी कर दी, कई बार दौरे कर लिए, मगर ये जनता, इनके भी तो आप सांसद हैं, कभी इनके बीच क्यों नहीं पहुँचे आप। और कल का पूरा दिन उन्होंने उन्हीं लोगों को दिया।
महावीर जी है, रेंडायल है, सेबा है, शाड़ौली है, वजीरपुर है, कुसाएं है, रायपुर है। 1 दर्जन से अधिक गांवों का उन्होंने दौरा किया, लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, उनके साथ में गोवर्धन का त्यौहार सेलिब्रेट भी किया। शाम को जौनपुरिया जी ने जो शाड़ौली के सरपंच हैं उनके घर जा कर के और गोवर्धन पूजा वहीं की, और रात्रि विश्राम गंगापुर करके और वो आज सुबह फिर बाटौदा, सांचौली, शामौली इन गांवों में निकल गए। वहाँ का उन्होंने दौरा किया, लोगों की जन समस्याओं को सुना। ज़्यादातर समस्याएं जो उनके सामने आई हैं वो एक तो खाद बीज को लेकर के आई हैं कि साहब खाद की बीज की किल्लत चल रही है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल केंद्र सरकार से मैं संपर्क में हूँ और खाद की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, तो जौनपुरिया जी जो हैं वो बिल्कुल ज़िले में दौरे पर रहे अपने संसदीय क्षेत्र में। बौली से खबर आई है कि बौली में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया है साहब। रवासा गांव जो है वहाँ पर पैंथर ने 4 भेड़ों को अपना शिकार बनाया है, और लोगों ने वन विभाग को सूचना भी दी है। आपको बता दूं कुछ दिन पहले भी वन विभाग ने एक पैंथर का रेस्क्यू किया था, और अब फिर से करना पड़ेगा क्योंकि लगातार पिछले 1 सप्ताह से मूवमेंट चल रहा है इस पैंथर का, और उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द वन विभाग जो है इस पर कार्रवाई करेगा। जिले में धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव का त्यौहार, चाहे रोशनी का त्यौहार दीपावली हो या हो फिर गिरिराज धनी की पूजा गोवर्धन के दिन, तो वो भी अच्छा सेलिब्रेट किया लोगों ने। और कुल मिलाकर के पूरे सवाई माधोपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो सर वाकई में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ में इस बार इस त्यौहार को मनाया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सभी जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं कि आप हंसी खुशी के साथ में मनाएं, पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। तो अन्नकूट का आयोजन भी जगह जगह किया गया। कल पदम जी ने भी काफ़ी जगह से आपको लाइव दिखाया था, मैंने भी अपने घर से ही थोड़ा सा लाइव आपको दिखाया था जो गोवर्धन पूजा की गई थी वो। बाकी पदम जी ने दिखाया था आपको 2-3 जगह से मंदिरों को किस तरह सजाया गया था, किस तरह वहाँ प्रसादी वितरण किया गया था और भगवान को भोग लगाया गया था। कई सारे लोग तो ऐसे थे सर जो कल वहीं पहुँच गए गिरिराज जी, और वहाँ जा कर के जो है गोवर्धन पूजा की है। और आपको मैं बताऊं कि राजेश जी ने नादोती से भी दिखाया था किस तरह लोगों ने जो है अन्नकूट की प्रसादी पाई है और गोवर्धन का पूजन किया है, भगवान गिरिराज का पूजन किया है। तो वो चीज़ है, वो लाइव भी हमने आपको कल दिखाए थे। तो कुल मिलाकर के अच्छे तरीके से मनाया गया है दीपोत्सव पूरे ज़िले भर में। कहीं से कोई दुखद घटना या कोई ऐसी बड़ी घटना, हाँ हालांकि एक आध घटनाएँ ज़रूर हुई थी, जैसे लालसोट मेगा हाईवे जो है वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हुई गई थी सड़क दुर्घटना में, वो ज़रूर एक खबर आई थी। बाकी खंडार है, बौली है, चौथ का बरवाड़ा है, सभी जगह लोगों ने धूमधाम से दीपोत्सव मनाया पूरे उत्साह के साथ, रोशनी के साथ, आतिशबाजी के साथ में। व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नज़र आए, बिल्कुल व्यापार भी बूस्ट पर था, बूम पर था, और व्यापारियों को भी जितनी उम्मीद थी उतना व्यापार हुआ, उतना बिजनेस हुआ है। तो उम्मीद ये करते हैं कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटेगी कोरोना के बाद में। डेंगू का कहर ज़रूर जारी है, बिल्कुल सर। डेंगू के और वायरल फीवर के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, लेकिन सर्दी का जो सितम है वो अब बढ़ने लगा है। कल शायद अच्छी खासी सर्दी थी, काफ़ी लोगों से मैं कल मिला था और लोगों का कहना था कि हाँ साहब सर्दी आज थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है। तो सर्दी का सितम अब धीरे धीरे सीज़न आ भी रहा है तो सर्दी का सितम भी बढ़ेगा अब। तो लोगों ने जो है ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल वो अपने परिवार के साथ में रणथंभौर भ्रमण पर रहे। सुबह की पारी में उन्होंने बाघों की अठखेलियाँ भी देखी हैं, 5 सितारा होटल में वो रुके और अपने परिवार के साथ में रणथंभौर भ्रमण वो करने आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये सवाई माधोपुर की खबरें थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे क्षेत्र की क्या कुछ खबरें हैं। तो एक तो रोड लाइटों को लेकर के उम्मीद ये करता हूँ कि शायद बहुत जगह अब सुकून की स्थिति देखने को मिल रही होगी। रोड लाइटें काफ़ी जगह सही हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चौराहे ऐसे हैं साहब जिन पर सुधार नहीं है। उदय मोड़ जो चौराहा है उस पर जो बड़ी फ्लड लाइटें लगी हुई थी वो बंद पड़ी हैं साहब। हालांकि वहाँ हेलोजन लगा करके और थोड़ी सी व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन फिर भी यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सामान आ रहा है रोड लाइटों की स्थिति थोड़ी सी सुधारी जा रही है। लेकिन जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, अपने आप लाइट का जलना और बंद होना, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है गंगापुर में। मैं आपको बता दूं 2 दिन से मेरे इलाके की जो रोड लाइट है उसको तो मैं खुद चालू करके आ रहा हूँ। अभी भी जब मैं लाइव करने आया था उससे पहले मैं रोड लाइट चालू करके आया था सर।
उदय मोड़ से लेकर के और कॉलेज तक की जो सप्लाई है वो 2 दिन से मैं चालू कर रहा हूँ। हो सकता है कर्मचारी, देखो बाहर का टाइम है, बेचारे वो नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, वो हमने कर दिया, लेकिन इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा और जल्द से जल्द इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये चीज़ें मुद्दा हैं। और प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान जो है वो वार्ड वाइज चल ही रहा है। जितने काम हो सकते हैं करवाने का प्रयास ज़रूर करें सर। बाकी जैसे करना है वो ही करेगा, वैसे ही करेगा प्रशासन, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। पट्टों का काम हो या कोई और काम हो, ये ऑफिसों का जो चक्कर है ना, ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है नहीं। हमारे हिंदुस्तान में तो ट्रेंड बन गया ना सर ये। तो आप चाहे कितने ही अभियान लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन ये ज़रूर है कि जिला कलेक्टर महोदय जो है ना वो ज़रूर सक्रिय आदमी है और वो ज़रूर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि पट्टों का जो लफड़ा है ना उसको भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे वितरण कर दें सर, तो अच्छा रहेगा। बाकी ये जो 90A है, 90B है या 69A है, इनमें तो आप लोगों को उलझाओ मत बेवजह, ठीक है ना। ये आबादी है, ये गैर आबादी है, ये वो है, सब जगह आबादी हो गई, सब जगह लोग मकान बना करके अब रह रहे हैं। तो राज्य सरकार को भी नियमों में शिथिलता देनी पड़ेगी। और राज्य सरकार ने तो एक शिथिलता बहुत बड़ी दे दी कि उनकी रेट कम कर दी। अब 75% तक पट्टे की जो दरें हैं ना उनमें कमी कर दी है सरकार ने। ये भी ध्यान रखना जितने भी दर्शक हैं। तो आपका जागरूक रहना, आपका सक्रिय रहना भी बहुत ज़रूरी है सर। अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी, जनता सक्रिय नहीं रहेगी ना, तो फिर कोई भी काम आसानी से नहीं होगा। सवाल करना आपने बंद कर दिया, इसीलिए ये भ्रष्टाचार पनप रहा है। बिल्कुल मान सिंह जी आप सही कह रहे हैं। पाचना की नहरों को मुझे है ना ऋषिकेश जी भी बार बार है ना ये मैसेज डालते रहते हैं, जैसे आपने डाला है मान सिंह भाई। मैं कह रहा हूँ मैंने इतने असंवेदनशील जनप्रतिनिधि नहीं देखे कि कांग्रेस के ये 4-5 विधायक, चाहे करौली की बात कर लो, सपोट्रा की बात कर लो, हिंडौन की कर लो, गंगापुर सिटी की बात कर लो, सवाई माधोपुर की बात कर लो, है ना, बॉडी की बात कर लो, मगर ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पाचना का पेच जो 14 साल से चला आ रहा है ना उसको ये लोग नहीं सुलझा पा रहे। बताओ आप, गेहूं में पानी चाहिए, सरसों में पानी चाहिए और कितना सारा एरिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब पाचना पूरा भरा पड़ा है, सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल है, तो क्यों नहीं इसका निस्तारण कर रहे। बजरी और पाचना ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने दिमाग बिल्कुल ख़राब कर रखा है कि पता नहीं सरकार क्यों इतनी असंवेदनशील हो गई। मतलब मैं वो शब्द है ना वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन शर्म आने वाली बात है कि किसानों की दुहाई देने वाली ये जो सरकारें हैं ना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि जब मूलभूत जो आवश्यकता है ना किसान की उसको लेकर के ये लोग आंख और कान बंद क्यों कर लेते हैं। पाचना में पेच फंसा हुआ क्यों है, इसको लेकर के एक कदम आगे नहीं बढ़ाया सर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। और सारे मुद्दे तो दिखते हैं। किसान आंदोलन के लिए बॉर्डर पर तो ये पहुंच सकते हैं, मगर यहां का जो किसान आंसू रो रहा है ना, खून के आंसू रो रहा है, वो किसी को नजर नहीं आता। पाचना में अथाह पानी भरा पड़ा है, सिंचाई के लिए लोगों को पानी की आवश्यकता है, मगर पाचना का पेच नहीं सुलझा पा रहे ये 5 लोग मिलकर के। ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है सर इसको लेकर के। और गहलोत जी आपसे भी मेरा यही कहना है श्रीमान जी कि आप बहुत बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्वासन तो दे रहे हैं, आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। बार बार लोग मैसेज कर रहे हैं, गुहार आप पर लगा रहे हैं, आपसे अरदास कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मगर पाचना आपको नजर क्यों नहीं आता, इन 5 जनप्रतिनिधियों को नजर क्यों नहीं आता। सुलझा दो सर इस मामले को, प्लीज सुलझा दो इस मामले को। किसान दुआएं देंगे आपको। या फिर इसको भी सिर्फ चुनावी एजेंडा बना करके रख रहे हैं आप लोग कि इससे भी आपको वोटों की खेती उगानी है। किसान का पेट भूखा पड़ा है, किसान के पेट में दाने नहीं जा रहे हैं, मगर आप यहां भी अगर राजनीति करना चाहते हैं तो कर लो, मगर पानी तो छुड़वा दो साहब। हम तो आपको क्रेडिट दे देंगे, जो खुलवा देगा ना उसको श्रेय दे देंगे, उसकी जैसे बोल देंगे हम तो। खुलवाओ तो सही इनको। और ऐसा ही सिस्टम बजरी में चल रहा है, आ भी रही है 15,000 में 14,000 में लोगों को मिल भी रही है।
परेशानी पा करके, दुख पा करके लोग ले भी रहे हैं, बजरी बंद भी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त भी कर रही है। हद कर रहे हो साहब। मतलब वही बात आई कि पर्दे के पीछे कहानी और है, पर्दे के सामने किरदार कुछ और चल रहा है। आप खुद अपराधों को पनपा रहे हैं, आप खुद बजरी माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है, ना तो आप इसको चालू कर रहे हैं, ना आप इसको बंद कर रहे हैं। तो ये बंद करो, ये गंदी राजनीति सर। बैठ करके जनता के हित में कुछ ऐसी प्लानिंग बनाओ जो आप बीसी करते हो ना, एसी कमरों में बैठ करके जो मीटिंगें लेते हो, मीटिंग लो, बैठक करो, मगर अच्छे मुद्दों पर करो और सच्चे मुद्दों पर करो। नहीं चाहिए योजनाएं, मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए लोगों को, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो तो पूरी कर दो कम से कम आप लोग। आपने कभी बैठ करके एसी में बजरी के लिए तो कभी बात नहीं की, कभी पाचना के लिए आपने बैठ करके तो मीटिंग नहीं की, उनके लिए भी कर लो। और नहीं तो मुझे तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी जनता पर हो रही है कि जनता क्यों नहीं इस मामले को उठा रही है। जनता क्यों इन लोगों के हाथों की कठपुतली बन रही है? क्यों हम जनप्रतिनिधियों के मोहताज हो रहे हैं? करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा। जब किसान वहां जाकर के बड़ा आंदोलन कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं हम पाचना के लिए मांग कर सकते हैं? यहां क्यों नहीं हम उसका पानी खुलवा सकते हैं? क्योंकि ये तो लोग तो बहरे हो गए, ये तो अंधे हो गए, इनको तो पता ही नहीं चल रहा। तो जनता को संवेदनशील होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये लोग गुहार लगा रहे हैं आपके सामने। 14 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है। राजनीतिक रोटियां आप सेक करके चले जाते हैं। किसी की भी सरकार आओ चले जाओ, बातें होती हैं, बस काम कुछ नहीं होता। और पाचना का पेच नहीं सुलझ पा रहा आप लोगों से। बजरी को लेकर के आप कोई लोग सही गाइडलाइन जारी नहीं कर पा रहे हैं। और किसान आंदोलन चल रहा है साहब। फिर काय का आंदोलन है? किस चीज के लिए किसानों का आंदोलन है? तो बात जो वाजिब बातें हैं ना जनता की, वो बिल्कुल माननी पड़ेगी और जनता को भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी सर। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलाने से कुछ नहीं होता है। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो नगाड़े बजाने पड़ते हैं, अपने तरीके से बजाने पड़ते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है, ई व्हीकल्स की बिक्री जो है अच्छी खासी रही है। लोग अब पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बजाय ई व्हीकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें राह में रोड़ा ये है, एक तो ये फाइनेंस नहीं हो रहे, है ना, और 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक इनकी कीमतें हैं जो लोगों को महंगी पड़ रही हैं। तो सरकार अगर ये चाहती है कि साहब पर्यावरण प्रदूषण बचाया जाए और पेट्रोल पर, डीजल पर निर्भरता जो है वो कम करी जाए, तो सर आपको इस मामले में सोचना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको कोई ना कोई प्लान डिज़ाइन करना पड़ेगा कि लोग वाहन लेना तो चाहते हैं, मगर उनकी कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है। दूसरी बात, चार्जिंग को लेकर के भी मैं बताऊं, मेरी कुछ दुकानदारों से और सर्विस सेंटर से बात हुई है। वो लोग कह रहे हैं सर आने वाले दिनों में इसको लेकर के और भी प्रयोग होंगे, और हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनियां कुछ ऐसे मॉडल उतार दे कि वो खुद ही ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएं, बैटरी अपने आप चार्ज हो जाए, ताकि आपको बार बार चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है उसका सामना ना करना पड़े। तो ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, धीरे धीरे आवश्यकताएं पड़ेंगी तो नए नए आविष्कार भी होंगे। तो अच्छा खासा व्यापार रहा है। आतिशबाजी की बात करूं तो गंगापुर सिटी में एक अनुमान जो लगाया गया है उसके मुताबिक लगभग 80 लाख रुपए से ज़्यादा की आतिशबाजी गंगापुर सिटी में बिकी है इस बार। यस, ये आतिशबाजी का मार्केट रहा है सर। और देखिए आप, कल जब मैं मार्केट में गया था, आतिशबाजी के वाले जो हायर सेकेंडरी में लगा हुआ था, 80% दुकानें तो कल बंद हो गई क्योंकि माल ही बिक गया, खाली हो गई थी 80% दुकानें। तो लोगों ने जम करके आतिशबाजी का लुत्फ उठाया और व्यापारियों ने भी बहुत सोच समझ करके बहुत सीमित मात्रा में लोग माल लेकर के आए थे, क्योंकि पहले गहलोत सरकार ने मना कर दिया था कोई आतिशबाजी राजस्थान में नहीं होगी, और उसके बाद अचानक फैसला हुआ कि साहब आतिशबाजी तो होगी लेकिन ग्रीन पटाखे चलेंगे, और उसका टाइम शेड्यूल निश्चित कर दिया। प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, ज़्यादा सख्ती नहीं की प्रशासन ने, वरना ऐसा नहीं है कि गंगापुर में साहब 10 बजे बाद में पटाखे नहीं चले हों, 11 बजे तक भी चलें, 12 बजे तक भी चलें। लेकिन ठीक है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखता है और रियायत देता है कि चलिए ठीक है, त्यौहार है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो करिए। तो वो है। और
छोटी उदयी का एक मामला ज़रूर आया था जो लाइव दिखाया था आपको पदम जी ने। हालांकि परिवार जन जो हैं, पियर पक्ष जो है, उनका कहना है कि साहब ये काफ़ी टाइम से इसको प्रताड़ित कर रहे थे। 7 साल शादी को हो चुके थे रीना मीणा की क्यों, और उसने आत्महत्या कर ली। परिवार की जो दीपावली है वो वाकई में बहुत दुखदायी रही। सच क्या है झूठ क्या है ये तो पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन एक दुखद घटना ज़रूर छोटी उदयी में हुई जिसका लाइव आपको पदम जी ने दिखाया था। और इसके अलावा गांवों में भी शानदार दिवाली मनी है। गांवों से लोगों ने, कितने दर्शकों ने हमको फ़ोन किए हैं सर, बेस्ट विशेज़ हमको भेजी हैं। मैंने भी अपनी तरफ से उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जहाँ जहाँ आपने जिस तरह भी दीपावली सेलिब्रेट की है, अगर आपके पास वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, तो आप बिल्कुल भेजिए, हम उसको हमारे न्यूज़ चैनल पर ज़रूर लगाएंगे। जगह का नाम ज़रूर लिख देना आप कि साहब ये वहाँ की दिवाली है, और उसको ज़रूर चलाएंगे। किस तरह लोगों ने सेलिब्रेट किया अपने परिजनों के साथ में, तो वो भी बिल्कुल हम शो ज़रूर करेंगे। और मोटरसाइकिल चोरी का सिलसिला है। मेरे पास में परसों एक खबर आई थी, नहर रोड से एक नई मोटरसाइकिल थी सर जो चोरी हो गई। वैसे आपको बता दूं सीसीटीवी कैमरे चालू हो गए हैं गंगापुर की जितने भी चौराहे पर थे, और वो पुलिस स्टेशन जो है ना हमारा कोतवाली थाना, वहाँ से कनेक्ट भी हो गए हैं, जोड़ दिया गया है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो सर तुरंत आप पुलिस चौकी पहुँचें और बिल्कुल फुटेज देखें। अपराधियों को पकड़ने में हमको भी जनता पुलिस का सहयोग करना है, और पुलिस के जितने भी हमारे कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है सर प्लीज़ आप भी जनता का सहयोग करें। अगर कोई संदिग्ध की किसी तरीके की आपको फुटेज दिखाना चाहता है, देखना चाहता है, तो प्लीज़ उसको कोऑपरेट करें आप कि साहब मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, इस रास्ते से निकली है, मैं फुटेज देखना चाहता हूँ, बिल्कुल दिखाएं ताकि अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। क्योंकि इतने दिन से तो आप लोग भी यही गीत गा रहे थे, अरे साहब कैमरे ही बंद हैं तो अपराधों पर नियंत्रण कैसे हो। अब तो कैमरे भी चालू हो गए, अब करो ना कार्रवाई, पकड़ो, रखो चौराहों पर निगाहें। अब आपकी बारी है, अब आप पर सवाल उठेंगे कि साहब कैमरे तो चालू हो गए, अब आप बताओ कितनी मोटरसाइकिल की चोरी रोकी है आपने, कितने लोगों पर कार्रवाई की है। ठीक है, तो वो है। और प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान जो है वो चल रहा है वार्ड वाइज, उसके लिए आप अपडेट रहें। जब भी आपके वार्ड में लगे तो बिल्कुल अपने काम ज़रूर करवाएं सर। और अगर कहीं गड़बड़ होती है, कोई काम नहीं करता है, तो बिल्कुल आवाज़ उठाएं सर, बिल्कुल उठाएं। आपको संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं, आपका हक है, आप जनता के काम तो प्रशासन को करने ही पड़ेंगे। आप बार बार ना नुकर नहीं कर सकते हैं, लीपापोती नहीं कि चलेगी बार बार। ठीक है। और चैन स्नैचिंग की एक घटना हुई थी आज, स्नैचिंग की। ठीक है, हाँ नीरज जी कह रहे हैं एसी में बैठने वाले सब अंधे हो चुके हैं, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे राजनीतिक नेता हों, सबकी सब आंख वाले अंधे और कान वाले बहरे हैं। और रही बात आम जनता की, हाँ आम जनता के बारे में बताइए। और गंगापुर की बदकिस्मती में इन लोगों का बड़ा विशेष रोल है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनता पर डिपेंड करती है। मीडिया वाले भी बिक जाते हैं। हाँ आजकल मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ इस बात को कि मीडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो सच को सच नहीं दिखाते, जनता के मुद्दे नहीं उठाते, पता नहीं कहाँ से कौन सी ऐसी खबरें निकाल करके लाते हैं। बाकी जनता से जुड़े मुद्दे, आम आदमी की तकलीफ़ें, आम आदमी के मुद्दे जब आप उठाओगे ना सर, तो इनको काम करना पड़ेगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। तो वो चीज़ है। लेकिन चलिए उम्मीद ये करते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल तो अपने हिसाब से सर निष्पक्षता के साथ में, निडरता के साथ में कोशिश पूरी ये करता है कि आम जनता के मुद्दे उठाए जाएं। हमें कोई मतलब नहीं है सर भारत चीन बॉर्डर पे क्या हो रहा है, दिल्ली की केंद्र सरकार क्या कर रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। योजनाएं बनेंगी तो सब तक पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी वो हमारे लिए मुद्दा है। बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी की समस्याएं, आम जनता की जो परेशानियां हैं ना, तकलीफ़ें जो हैं, वो मीडिया अगर उठाएगा ना तो कार्रवाइयाँ ज़रूर होंगी सर, बिल्कुल जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि अगर ये अंधे और बहरे हैं तो मीडिया जो है ना वो तीसरी आंख का काम करता है। मीडिया को अपनी तीसरी आंख निष्पक्षता के साथ में और निडरता के साथ में खोलनी चाहिए। तो ये बात है। और चेन स्नैचिंग की घटना है, 4 महिलाएं उसमें पकड़ में आई हैं साहब। पदम जी ने बढ़िया लाइव चलाया था, और मुझे ये लगता है कि ये महिलाएं इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। बिल्कुल मेरे पास में 2-3 दिन पहले भी एक कॉल आया था कि साहब कोई महिला जो है शॉपिंग करने बाज़ार में गई थी, और उसके बाद में उसका पर्स जो है वो गायब हो गया था।
तो वो भी उन्होंने मुझे बताया था। तो कुल मिलाकर के आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, पहले बैंकों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी, तो उसमें भी फिर पुलिस को सफलता हासिल हुई है और उन महिलाओं को पकड़ा गया था। ये गैंग है सर, और ये गैंग सक्रिय है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है गंगापुर सिटी में। आपको कहीं भी कोई भी ऐसा संदिग्ध मामला नज़र आता है ना, बेझिझक अगर आप किसी को ना बताएं तो हमें ज़रूर बताएं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। अब देख के क्या तथ्य निकल कर के सामने आते हैं। और बाकी सीसीटीवी के कैमरे चालू हो चुके हैं। शहर में अब सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी है, थोड़ी सी गुलाबी सर्दी जिसको कहते हैं ना, गुनगुनी, वो पड़ने लगी है। कूलर पंखे ज़रूर बंद हो गए लोगों के, मच्छर ज़रूर काट रहे हैं साहब लोगों को। मच्छरों का प्रकोप तो है अभी, लेकिन उम्मीद ये करते हैं अभी आतिशबाजी का जो धुआं निकला ना, इसके बाद में मच्छरों का प्रकोप भी अब कम हो जाएगा और लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। दीपोत्सव का जितना सेलिब्रेशन आपको करना था कर लिया। शनिवार है आज और भैया दूज है, कल से ज़िंदगी की जद्दोजहद फिर से शुरू हो जाएगी। संडे है तो चलिए कल और छुट्टी का लुत्फ़ उठा लीजिए। सोमवार से फिर वही, वो कहते हैं ना, जब तक जीना तब तक सीना, फिर वही ज़िंदगी के संघर्ष में हम शामिल हो जाएंगे, कमाना धमाना। दरअसल क्या होता है, घर में जब कोई फेस्टिवल होता है ना, शादी ब्याह कोई त्यौहार होता है, तो हमारा फोकस उस पर हो जाता है और हम और चीज़ों को भूल जाते हैं। किसी को लेना, किसी को देना, किसी को मिलना, इन सारी चीज़ों को थोड़े दिन के लिए इग्नोर कर देते हैं और हम पूरी तरह से उस त्यौहार में, उस सेलिब्रेशन के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है ना सर, उसके बाद लगता है क्या यार, कल से फिर से वही ज़िंदगी की जद्दोजहद शुरू करनी है, वही सब कुछ करना है। मगर यही ज़िंदगी की खासियत है। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की खासियत है, ये कभी रुकती नहीं, और सांसें रुक जाती हैं मगर ज़िंदगी रुकती नहीं। तो ज़िंदगी तो चलती रहती है सर, और यही चलने का नाम है। चलते रहें, संघर्ष जीवन भर करते रहें, करना भी पड़ता है। हर संघर्ष कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छा टाइम गुजारें, अपने बिजनेस पर, अपने व्यापार पर ध्यान दें, फोकस करें और राजी खुशी के साथ में जो हो सकता है ज़िंदगी में अच्छा करें, और जितनी हो सकता है उतनी लोगों की मदद ज़रूर करें। अगर आप किसी की हेल्प डायरेक्टली नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को अच्छी सलाह दे करके, अच्छा रास्ता दिखा करके उसकी मदद इनडायरेक्टली तो कर ही सकते हैं, तो वो ज़रूर करें आप। और बाकी मेरे से अगर आप पूछें तो मेरे लिए भी ये जो फेस्टिवल का सीज़न था ये अच्छा रहा। अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना काल में ही चुपचाप शादी कर ली, मजबूरी थी उन बेचारों की, सेलिब्रेट वो भी करना चाहते थे, हंसी खुशी के साथ नहीं कर पाए। लेकिन अब फिर से शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा और हंसी खुशी के साथ में लोग अपने परिवार के साथ में अपने जो सेलिब्रेशन है उनको मना पाएंगे, अपने फेस्टिवल्स को मना पाएंगे। ये अच्छी बात है। कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो आज ज़रूर एक केस आया है राजस्थान में, लेकिन कोरोना धीरे धीरे अपने उतार पर है और उम्मीदें करते हैं चला जाएगा। और बस वही है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जी न्यूज़ पोर्टल को आप अपना जितना प्यार और शुभाशीष अब तक देते आए हैं उतना देते रहें। कल से फिर हम आपको वापस, क्योंकि हम भी थोड़े से इन दिनों व्यस्त थे तो आपको ज़्यादा लाइव नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपको हर अपडेट हम देते रहें। लेकिन कल से फिर लाइव दिखाएंगे, जहाँ जो भी घटनाक्रम होगा बिल्कुल आप तक पहुँचाएंगे, योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जनता की समस्याओं का समाधान समय रहते होता रहे। और जितने लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी, हमको कॉल किया, मैसेज किया, उन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सर। चाहे वो विदेश में बैठे हों, चाहे किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, जो हमारा चैनल देखते हो, उन सबको मेरी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ में, और हंसी खुशी के साथ में अपना जीवन गुजारें। और बाकी जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख ये चलते रहते हैं सर, कोई ख़ास बात नहीं है। बाकी शांत रह करके, मेरा ऐसा मानना है कि चिंता ना करके चिंतन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चिंता आदमी को जला देती है, मगर चिंतन आदमी के लिए नए रास्ते खोल देता है और नई राह सुझा देता है। तो चिंतन करें, चिंता ज़्यादा ना करें किसी भी चीज़ की। बाकी जीवन में सब कुछ ऐसा कि ऐसा ही चलता रहेगा। अपने आसपास बिल्कुल माहौल अच्छा रखें, ये कोशिश करें। आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, ये हमेशा प्रयास करें। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद और जय भारत।